इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया गया है। यूक्रेन की तरफ से 2 K-52 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि उसने खेरसोन में रूस के हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। यूक्रेन जो लगातार इस युद्ध में डटा हुआ है पिछले 9 महीनों से, और अब वो जमकर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यूक्रेन की वायुसेना ने इस बीच एक बड़ा दावा किया है कि उसने खेरसोन में रूस के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी में इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकवादी संगठन अल शबाब ने 2 धमाके किए, 100 लोगों की जान चल गई। दावा सोमालिया की सरकार ने किया, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने कहा है कि वो अल शबाब से नहीं डरेगी और इस्लामी कट्टरता फैलाने वाले आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ती रहेगी। आतंकवादी संगठन अल शबाब सोमालिया में वैसे ही सरकार बनाना चाहता है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में बनाई थी। खबर है कि सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए अल शबाब ने अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान भी भेजा था, जहां उन्हें तालिबान से ट्रेनिंग मिली, जिसके बाद इस्लामी कट्टरता फैलाने के लिए करीब 15,000 आतंकवादी तैयार किए गए, जिनमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें सोमालिया में इस्लामी कट्टरपंथ के नाम पर आतंक फैलाने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि यह संगठन सोमालिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता है। मतलब एक ऐसा देश जहां 100% काम इस्लाम धर्म के नियम कायदे से हो। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक बार फिर इस संगठन ने सोमालिया की राजधानी को हिलाकर रख दिया। एक दिन पहले हुए इन धमाकों में करीब 100 लोगों की जान गई, जिसके बाद सोमालिया की सरकार ने इसके लिए आतंकवादी संगठन अल शबाब को जिम्मेदार ठहराया और इसके खिलाफ लड़ते रहने का ऐलान किया। इस्लामी कट्टरता फैलाने वाला यह आतंकी संगठन करीब 15 साल से सोमालिया में सक्रिय है। और सोमालिया की सरकार ने राजधानी मोगादिशु में हुए धमाके के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। इन धमाकों की जो तस्वीरें आई उनसे पता चलता है कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, क्योंकि थोड़ी देर तक धमाके वाली जगह पर सफेद धुएं के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। या यूं कहें कि 2 कारों में हुए धमाके ने मोगादिशु के नीले आसमान को सफेद कर दिया, और जब धुआं छटा तो सड़क पर चिथड़े बिखरे पड़े थे। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि बर्बादी की इन तस्वीरों में उन 100 लोगों के शव भी हैं जो ब्लास्ट में मारे गए, और जो लोग बच सकते थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोमालिया की सरकार ने दावा किया कि इस ब्लास्ट में करीब 300 लोग घायल हुए, और ये सब हुआ वहां सक्रिय आतंकवादी संगठन अल शबाब की वजह से, जिसने मोगादिशु को एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह दहलाया है। इस बार हुए ब्लास्ट की तुलना तो वहां 5 साल पहले हुए धमाकों से की जा रही है, क्योंकि उस वक्त भी इस बार की तरह कार में बम रखे गए थे, जिन्होंने फटने के बाद 500 मासूम लोगों की जान ले ली थी। हालांकि इस बार यह आंकड़ा 100 है, लेकिन सोमालिया की सरकार को इसके बढ़ने का डर है, क्योंकि सैकड़ों लोग घायल भी हैं। घटना के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति खुद मौके पर पहुंचे। सोमालिया की सरकार दावा करती है कि आतंकवादी संगठन अल शबाब से जुड़े लोग इस्लामी कट्टरता फैलाना चाहते हैं, और इसीलिए वो वहां की मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहां की सरकार अल शबाब को ऐसा करने से रोक रही है। सोमालिया करीब 20 साल से गरीबी, भुखमरी और गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है, और अल शबाब वहां के खूंखार और बेरहम आतंकियों के संगठन का नाम है। कहते हैं इसका संबंध अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के साथ है, और माना जाता है कि अफ्रीका के अलावा इसका नेटवर्क यूरोप और अमेरिका तक फैला। 2006 तक अल शबाब एक सैन्य संगठन था और द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन का एक हिस्सा था, जिसका सोमालिया के मध्य और दक्षिणी हिस्से पर अधिकार था। लेकिन सोमालिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन को हरा दिया और उससे जुड़े लोगों को मध्य और दक्षिणी सोमालिया से खदेड़ दिया, जिसके बाद जन्म हुआ अल शबाब का। इस संगठन को द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की ही एक ब्रांच माना जाता है। 2008 में अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया था, जिसके करीब 4 साल बाद खबर आई कि अल शबाब अब अल-कायदा से जुड़ चुका है, जिसके आतंकवादी अल-कायदा के आतंकियों से ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस संगठन के ज्यादातर आतंकवादी आत्मघाती हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि सोमालिया की द इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की ब्रांच माने जाने वाले अल शबाब के आतंकियों को किसी और ने नहीं, तालिबान ने ट्रेनिंग दी, जिन्हें आत्मघाती आतंकी बनाने में माहिर माना जाता है। या यूं कहें कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान है, ठीक उसी तरह सोमालिया में अल शबाब के लड़ाके हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सोमालिया में उनकी सरकार हो और शरिया कानून लागू किया जाए। लेकिन 2017 में बनी सोमालिया की सरकार उनके रास्ते का रोड़ा है, जिसे उखाड़ फेंकने के लिए वो लगातार वहां की राजधानी मोगादिशु में धमाके कर रहे हैं। खबर है कि इस बार वहां जो धमाके हुए उनमें एक शिक्षा मंत्रालय के नजदीक और दूसरा एक रेस्टोरेंट के बाहर हुआ। मतलब आतंकियों का मकसद साफ था, वो सरकार को भी डराना चाहते हैं और आम लोगों को भी। लेकिन सोमालिया की सरकार डरी नहीं, उल्टा उसने बोल दिया कि इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ उसका युद्ध जारी रहेगा।
इस बीच यूरोप के देशों को डर लगने लगा है कि पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश हो सकते हैं। यूरोप के कई अखबारों और वेबसाइटों ने पुतिन का पूरा प्लान भी बता दिया है, जिसके जरिए वो यूरोप और नेटो को बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को पुतिन अपना अगला टारगेट बनाने वाले हैं। यूरोप की कुछ वेबसाइट ने तो पुतिन का पूरा प्लान भी समझाना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन बाल्टिक देशों को नेटो के बाकी देशों से काटने की तैयारी कर चुके हैं। अगर पुतिन ने ऐसा कर दिया तो पूरे यूरोप और नेटो के हाथ कटने से कम नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। बेलारूस और कलिनिनग्राद में सैनिकों से लेकर हथियारों तक सब कुछ पहुंचाए जा चुके हैं। बाकी है तो केवल पुतिन का अंतिम प्रहार। माना जा रहा है कि सुवाल्की गैप नाम की जगह पर पुतिन की नजर है। ये एक ऐसी जगह है जिस पर कब्जा होते ही पुतिन की मुट्ठी में यूरोप की गर्दन आ जाएगी। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन जैसे मुल्कों को भी संदेश पहुंचेगा जो नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि पुतिन की नजर सुवाल्की गैप पर सालों से है। ये एक ऐसी जगह है जो यूरोप के लिए दुखती रग से कम नहीं है, जिसकी लंबाई है केवल 65 किलोमीटर। ये लिथुआनिया और पोलैंड का बॉर्डर है, लेकिन उससे भी अहम है इसका दूसरा पहलू, वो ये कि कलिनिनग्राद और बेलारूस को जोड़ने वाला जमीन का टुकड़ा भी यही है। कलिनिनग्राद रूस का हिस्सा है और बेलारूस रूस का पक्का दोस्त है, लेकिन 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा अगर पुतिन की मुट्ठी में बंद हो जाए तो बेलारूस और कलिनिनग्राद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे लिथुआनिया और पोलैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन मसला केवल लिथुआनिया का नहीं है। लिथुआनिया के उत्तर में लातविया और लातविया के उत्तर में एस्टोनिया, ये तीनों देश नेटो के बाकी देशों से पूरी तरह कट जाएंगे। इन तीनों देशों की सीमाएं बाल्टिक सागर से लगती हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सुवाल्की गैप के पूर्व में बेलारूस से और पश्चिम में कलिनिनग्राद से रूस की सेना हमला कर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। और माना जा रहा है कि रूस इस प्लान पर लंबे वक्त से काम भी कर रहा है। इसके लिए पिछले कुछ हफ्तों में तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है। पिछले हफ्ते बेलारूस ने ऐलान किया था कि रूस के 9000 सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं। हालांकि उस वक्त इसका मकसद केवल एक अभ्यास बताया गया था। दूसरी तरफ कलिनिनग्राद में भी रूस की तरफ से मिसाइलों की तैनाती बढ़ाए जाने की खबरें आई थी, लेकिन इन खबरों ने लिथुआनिया की टेंशन बढ़ा दी है। लिथुआनिया को लगने लगा है कि जंग दूर नहीं है, इसलिए वहां सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू की गई है। सरकार की अपील के बाद 8000 आम नागरिक लिथुआनिया की फौज में शामिल हुए। वहां के रिजर्व फौजियों को भी अलर्ट पर रखा गया। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिर शुरू हो गया, लेकिन रूस के वो डील सस्पेंड करने के बाद एक बार फिर दुनिया में हाहाकार मचना तय है। ब्रिटेन में तो लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि खाने की चीजों के दामों में अब और आग लगेगी। उधर जंग के 250वें दिन रूस की फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूस का दावा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर हमले की योजना ब्रिटेन की सेना ने बनाई थी। यहां तक कि काला सागर में रूस के जहाजों पर हुए हमले के पीछे भी ब्रिटेन की सेना है। और रूस का आरोप है कि ब्रिटेन की सेना के बड़े अधिकारी यूक्रेन की जंग में शामिल हैं। वो यूक्रेन की फौज को लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बड़े हमलों की प्लानिंग में भी मदद कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले से जुड़ा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हुए हमलों को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। अब अचानक रूस को लगने लगा है कि पाइपलाइन पर हुए धमाकों के पीछे ब्रिटेन की फौज का हाथ है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया कि पाइपलाइन पर धमाका करने के लिए ब्रिटेन की फौज ने ही आतंकी भेजे थे। इन धमाकों की जांच में रूस शामिल नहीं है। अब तक धमाकों की जांच किसी नतीजे पर पहुंची भी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन पर रूस के आरोपों से साफ है कि पुतिन के निशाने पर अब ब्रिटेन आ चुका है। हालांकि रूस ने ब्रिटेन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटेन ने साफ कहा कि पुतिन केवल बेबुनियाद कहानियां सुनाकर लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। और ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर पुतिन की पुरानी थ्योरी याद दिला दी। पहले रूस ने दावा किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका अमेरिका ने करवाया है। यह तक कहा गया था कि इस धमाके से केवल अमेरिका को ही फायदा हो सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच स्वीडन और डेनमार्क की एजेंसियां कर रही हैं। पाइपलाइन में हुए 4 धमाकों में 2 स्वीडन की समुद्री सीमा पर हुए थे और बाकी के 2 डेनमार्क की सीमा पर। यह पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में लगी हैं। शुरुआती जांच के बाद समुद्र का रास्ता भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों की हकीकत क्या थी। हालांकि यूरोप के कई देश इन धमाकों में पुतिन की भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। रूस ने जांच में सहयोग करने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। और अब तो माना जा रहा है कि यूरोप में गैस की किल्लत